कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो नीट 2024 के तैयारी के दौरान हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। एमसीक्यू कम क्रैश कोर्स, एमसीक्यू के थ्रू क्रैश कोर्स मतलब एमसीक्यू करवाएंगे। इसमें एक ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन जनरली गलत होता है। तो उस क्यों गलत होता है उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा नंबर ऑफ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वो बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लो कि हमने एक क्वेश्चन बताया कि ये क्वेश्चन गलत है, तो ये 3 क्वेश्चंस के बारे में बताया, इसको एक्सप्लेन किया, तो एक क्वेश्चन का 4 पॉइंट हो गया। ठीक है, तो सपोज को हमने 10 क्वेश्चन किया तो रफली 30-40 पॉइंट्स हमारा इंपॉर्टेंट निकल जाता है, और साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा ही बताते हैं। तो इस तरह से तुम्हारा एक शॉर्ट क्रैश कोर्स भी हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी निकलता है, जो कि बेस्ड होता है पीवाईक्यू पे। तो हमारी ये मतलब अनुमान होता ये है कि अगले साल या कमी एग्जाम में आने की चांसेस उसकी ज़्यादा है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये टेस्ट या एमसीक्यू स्टार्ट किया है। ओके, तो चलो चलते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। इसके अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट का एमसीक्यू अभी मैं अपलोड करूंगा और फिर सेकंड पार्ट भी डालूंगा। तो दोनों जब कर लोगे तब तुम्हारा कंप्लीट ये चैप्टर का हो जाएगा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंडक्टिंग पार्ट का कौन सा फंक्शन नहीं है? ठीक है, नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट। तो हम ये जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 पार्ट होता है, एक एक्सचेंज पार्ट और दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। शॉर्ट में मैंने लिख रहा हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम का 2 पार्ट होता है। एक कंडक्टिंग पार्ट को मैंने शॉर्ट में लिख दिया सीपी, कंडक्टिंग पार्ट। एंड दूसरा जो हो जाता है उसका हो जाता है तुम्हारा कौन सा? एक्सचेंज पार्ट। ठीक है, तो कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक एंड होता है, कहाँ पे एंड होता है? तो स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो हमारा नोज को ओपनिंग अपर लिप्स के ऊपर में, यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके जस्ट रिकॉल करो इसको शॉर्ट में। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होगा, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इसको समझना है तुमको। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होगा, फिर कहाँ जाएगा? नेजल पैसेज में। नोज के अंदर का जो पैसेज है, दोनों तरफ 2 नॉस्ट्रिल तो 2 पैसेज हुआ, नेजल पैसेज। फिर दोनों पैसेज एक कंबाइन हो जाके बना देता है नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के बाद में फैरिंग्स, इसको मैं थोड़ा डिटेल लिख देता हूँ। फैरिंग्स का सिंपली अगर बोलचाल की भाषा बोले तो थ्रोट हो गया ये। यहाँ पे जहाँ पे नेजल ओपनिंग होता है अंदर वाले का, थ्रोट के पास में, इसको हम लोग बोल देते हैं नेजोफैरिंग्स। तो नेजोफैरिंग्स होते हुए कहाँ चला जाता है? वो नेजोफैरिंग्स से होते हुए चला जाता है लैरिंग्स में, जिसको हम लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया लंग्स में इन करेगा एज ए प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करेगा सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर लास्टली टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, तुमको यह ध्यान रखना है कि नॉस्ट्रिल से लेके लंग्स के अंदर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का जो पार्ट है वो कंडक्टिंग पार्ट है। जैसे मान लो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स यहाँ आया, अब यहीं से क्या लग गया? यहाँ से तुम्हारा ये आ गया किस तरह से, दिस इज द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो यहाँ पे हो गया एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई। ये दोनों पार्ट क्या होता है? ये एक्सचेंज पार्ट होता है, जहाँ पे एक्चुअली गैसेस का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज पार्ट ये है, एक्सचेंज जोन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई, जो एनसीईआरटी में तुमको मिल जाएगा, ये लिखा हुआ है। तो कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शंस क्या क्या है पहले ही देखते हैं।
तो ये क्लियर्स द इनहेल्ड एयर मतलब फिल्टर करता है, मीन्स अगर कोई डस्ट वगैरह हम लोग इनहेल कर रहे हैं तो इसको फिल्टर करके वो लंग्स में भेजेगा, कंडक्टिंग पार्ट का पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन होता है कि जो हम लोग एयर इनहेल करते हैं उसमें कुछ ह्यूमिफिकेशन करता है, मतलब उसमें कुछ मॉइस्चर को ऐड कर देता है, तो ह्यूमिफाइड कर दिया। थर्ड पॉइंट हो गया कि टेम्परेचर जो होता है इनहेल्ड एयर का, ऐसे मान लो सपोज करो कि हम लोग कहीं गए जाड़े के दिन में, वहाँ ठंडी हवा बह रही है, तो हवा क्या बहुत ठंड है, तो वो इनहेल्ड एयर को वो बॉडी टेम्परेचर पर ले आता है, कंडक्टिंग पार्ट। तो ये 3 फंक्शंस हो गया कंडक्टिंग पार्ट का, जो तुम्हारे एनसीईआरटी के पेज में भी लिखा है। और ये जो सरफेस फॉर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज है, ये कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन नहीं है, ये किसका फंक्शन है, ये है तुम्हारे एक्सचेंज पार्ट का फंक्शन। एक्सचेंज पार्ट का फंक्शन कौन, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 का जो डिफ्यूजन हो रहा है, मीन्स लंग्स में और लंग्स के और इसके बीच में, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक पेयर, एटमॉस्फेरिक एयर, ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में, मतलब एल्वियोलाई, जैसे सपोज को दिस इज द एल्वियोलाई, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ आ रहा है, CO2 ब्लड में ज़्यादा, दिस इज द ब्लड एंड दिस पार्ट इज द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई लंग्स का पार्ट है। तो जब हम लोग एयर इनहेल करेंगे, इंस्पिरेशन करेंगे, तो ऑक्सीजन क्या होगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो लंग एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ब्लड में ऑक्सीजन कम है, तो एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आया, एल्वियोलाई से कहाँ आया, ब्लड में आया। CO2 ब्लड में ज़्यादा है तो कहाँ गया, यहाँ गया, और बाद में CO2 एक्सप्रेशन के रूप में बाहर निकल गया। तो वही इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्रीदिंग। इंस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन लेना, और एक्सपिरेशन मीन्स CO2 को बाहर निकाल देना, इसको हम ब्रीदिंग या बोलचाल की भाषा में पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इसका, ये वाले फर्स्ट का क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन द ह्यूमन बीइंग, every 100 ml of oxygenated blood, every 100 ml of oxygenated blood can deliver, क्वेश्चन पूछ रहा है कितना ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे है कि इसका आंसर तो ऐसे हो जाएगा 5 ml, ठीक है। जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 5 ml। 5 ml डिलीवर करता है ऑक्सीजन, किसको, टिश्यू को, एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। तो अब देखो कि 100 ml ऑफ ब्लड में, 100 ml ऑफ ब्लड में क्या केवल 5 ml ऑक्सीजन ही होता है, या 100 ml ऑफ ब्लड में कितना ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा, ऑक्सीजन कितना होगा। तो इसको कैलकुलेशन का एक तरीका है कि हम लोग जानते हैं कि 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में, सॉरी 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन के अमाउंट हम लोग पहले देखेंगे। तो कितना हीमोग्लोबिन होता है 100 ml ब्लड में, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। अब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन हैज़ द कैपेसिटी टू कैरी कितना, 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कैपेसिटी होती है कि 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को वो बाइंड कर सके, कैरी कर सके। तो अब देखो यहाँ पर कितना 15 ग्राम है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 15 इंटू 1.34 करना पड़ेगा, तो निकल जाएगा तुम्हारा 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन, कितने ब्लड में, 100 ml ब्लड में, 100 ml ऑफ ब्लड। तो 100 ml ब्लड में अगर 20.1, इसको हम रफली ले लिए 20 ml ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब हो गया 100 ml ऑफ ब्लड में अगर 20 ml ऑफ ऑक्सीजन है, इसका मतलब हो गया दैट ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसी 20 ml ऑक्सीजन में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, 5 ml ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू को दे देगा जहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए। तो अब देखो 20 ml में से 5 ml हम लोग ऑक्सीजन हटा देते हैं, तो कितना बचता है 15 ml। तो 50 ml ऑक्सीजन है कितने अमाउंट ऑफ ब्लड में, 100 ml ऑफ ब्लड में। तो 100 ml ब्लड में अगर 15 ml ऑफ ऑक्सीजन है, तो वैसे ब्लड को क्या बोल देते हैं, डीऑक्सीजीनेटेड ब्लड। ऐसा नहीं है कि
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कुछ ऑक्सीजन नहीं होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन होगा, लेकिन ऑक्सीजन थोड़ा क्या होगा, कम होगा। किसके तुलना में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कंपेरिजन में। तो इसका ऑप्शन ये हो गया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट ये है, मैंने बता दिया, एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन तो मैं तुमको एक्सप्लेन कर दिया ये कि 100 ml ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है टोटल ऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो 20 ml, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 100 ml में 50 ml, ये वाली, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गई बात? 100 ml ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, अगर ब्लड ऑक्सीजनेटेड है तो 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कैरी 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, and from this 20 ml of oxygen, 5 ml of oxygen is delivered to the tissue. So after deducting 5 ml from 20, it becomes the 15 ml. Okay, तो कितना यहाँ पे दिया हुआ? 5 ml दिया यहाँ पे to the tissue. तो ऑप्शन ये हो गया। नेक्स्ट, नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉल्ड मेनली बाय द सिगरेट स्मोकिंग। तो सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है कि हमारे लंग्स का जो एल्वियोलाई है वो डैमेज कर जाता है। लंग्स में बहुत छोटे छोटे एयर सैक है, बैग टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें एयर फील्ड है। ठीक है, तो जब लंग्स में स्मॉल बैग है, इसको क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई बोलते हैं। ठीक है, तो एल्वियोलाई क्या होता है? ये एल्वियोलाई जो होता है वो रप्चर कर जाता है, इसका सरफेस एरिया घट जाता है, सरफेस एरिया घट जाता है, जिसके चलते ऑक्सीजन लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसलिए उनमें ऑक्सीजन की लैकिंग हो जाती है और वो लोग हाफते रहते हैं, ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट का पूरा नहीं होता, तो हाफने के दौरान वो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं, हाफ कर ऑक्सीजन या सांस को इंस्पिरेशन कर रखे। तो एम्फेसीमा। तो सिगरेट स्मोकिंग से जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है इसको हम लोग बोलते हैं एम्फेसीमा। अस्थमा जो वो एक्चुअली ब्रोंकियोल्स का वो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसमें। नेक्स्ट देखो, टाइडल वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एथलीट इज 500 एंड 1000 ml रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम क्या लिखा है? टाइडल वॉल्यूम लिखा है यहाँ पे 500 ml। ठीक है, दिस इज द टाइडल वॉल्यूम, दिस इज द टाइडल वॉल्यूम। और 1000 ml क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम भी नॉर्मल ही है, एथलीट्स करके केवल जस्ट स्टूडेंट को ये कंफ्यूज करता है, इस तरह से लिख दिया क्वेश्चन। तो तुम लोग पढ़ोगे एनसीईआरटी में कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, दिस इज द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ईसी। तो ईसी इक्वल टू होता है टीवी टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? 500 है, प्लस ईआरवी क्या है? 1000 ml, ml में है ये भी। तो टोटल कितना हो गया? 1500 ml। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, नीट का क्वेश्चन है 19 का। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वियोली ऑफ द लंग्स टेक्स प्लेस। मतलब गैस का जो एक्सचेंज हो रहा है लंग्स का जो एल्वियोलाई है और ब्लड के बीच में, जस्ट लाइक दिस वन। वो कैसे होता है? सिंपल, वो डिफ्यूजन प्रोसेस है। डिफ्यूजन मीन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एल्वियोलाई है, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, ये ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, इसमें ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो सिंपल डिफ्यूजन है। इसी तरह से ये एल्वियोलाई है और यहाँ पे ब्लड है, ब्लड में जब CO2 ज़्यादा है, ब्लड में CO2 क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो यह CO2 और CO2 एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में CO2 कम होगा, तो CO2 हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चला जाएगा सिंपल डिफ्यूजन से, और वो फिर CO2 हम लोग क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे, मतलब एक्सपीरेशन हो जाएगा, एक्सपीरेशन हो जाएगा। तो सिंपल कौन सा प्रोसेस है? सिंपल डिफ्यूजन है, बिना किसी एनर्जी का मूवमेंट होना। डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और सब्सटेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन, जिसमें किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, which one of the following is incorrect regarding the diffusion membrane? diffusion membrane क्या होगा? कहाँ पे होगा बताओ? diffusion membrane पाया जाएगा एल्वियोलाई और ब्लड के बीच का।
एल्वियोलाई और ब्लड के बीच। तो सपोज को दिस इज द एल्वियोलाई एंड दिस वन इज द ब्लड। ठीक है, तो एल्वियोलाई में एक मेम्ब्रेन सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, सॉरी सिंगल लेयर्ड टिश्यू होता है, मेम्ब्रेन नहीं सिंगल लेयर टिश्यू होता है एल्वियोलाई के अंदर। इसको कौन सा क्या बोलते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम। तो एल्वियोलाई और एल्वियोलर वॉल इज मेड अप ऑफ थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होगा ये। दिस इज द स्क्वैमस एपिथेलियम। और ये जो है एल्वियोलर कैपिलरीज, ये हो गया एल्वियोलर कैपिलरीज, मतलब एल्वियोलर ब्लड वेसल्स, एल्वियोलर कैपिलरीज है, कैपिलरीज। ये जो बना होता है एक लेयर का बना होता है, इसको क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। दिस वन इज द एंडोथेलियम, एंडोथेलियम। ऐसे भी नाम से याद रखना कि एल्वियोलर कैपिलरी नीचे होगा और ये जो एल्वियोलाई है वो ऊपर होगा। कैपिलरीज मतलब ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड होगा, ब्लड वेसल्स ये नीचे होगा और एल्वियोलाई ऊपर होगा। तो एपिथेलियम से याद रखना है, एपी मतलब क्या होता है? ऊपर, एंड इंडो मतलब अंदर। इसके बीच में, इस दोनों के बीच में एक सब्सटेंस होता है, इसको बोलते हैं दिस वन बेसमेंट सब्सटेंस। तो ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है 3 लेयर का बना होता है, तो ये करेक्ट है। कौन कौन सा लेयर हो गया? फर्स्ट इज द स्क्वैमस, ये वाला स्क्वैमस एपिथेलियल वाला लेयर फर्स्ट। सेकेंड हो गया बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट substance, and second and third one is the alveolar capillaries। तो ये 3 लेयर का डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बना होता है, 3 लेयर का। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा ये भी ऑप्शन सही है, हमने बता दिया कि एल्वियोली वॉल मेड अप ऑफ, ये जो बना होता है स्क्वैमस एपिथेलियम का बना हुआ है ये वाली। थर्ड एंडोथेलियम भी बना हुआ है, वो भी एल्वियोलर कैपिलरीज का, वो भी पार्ट ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है। 3 पार्ट में ये सब हो गया। फोर्थ हो गया द टोटल थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मोर देन ए मिलीमीटर। मोर देन ए मिलीमीटर, लेकिन मोर नहीं होता, वो मच लेस देन ए मिलीमीटर होता है। मैं तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के वर्ड भी। मच लेस, मोर को हटा देना और यहाँ पे क्या कर देना? मच लेस, मच लेस देन ए मिलीमीटर, मच लेस देन ए मिलीमीटर। यहाँ पे मोर को रिप्लेस कर देना किससे? मच लेस से, MUCH, मच लेस से। तो देखो, तो कभी कभी ना बहुत छोटा छोटा डिफरेंस से भी हमारा आंसर में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, गलत होने की चांस रहती है। तो इस पर हमको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो मच लेस देन मिलीमीटर, तो एनसीईआरटी की लाइन मैं भी तुमको दिखा देता हूँ, ये वाली। देखो यहाँ पे देखो ये वाली, देखो ये 3 लेयर हो गया। फर्स्ट क्या हो गया? स्क्वैमस एपिथेलियम ये वाली, सेकंड बेसमेंट सब्सटेंस ये, एंड थर्ड एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। तो देखो यहाँ लिखा है द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, namely the thin squamous epithelium of the alveoli, the endothelium of the alveolar capillaries and the basement। तो फर्स्ट ये हो गया, ठीक है। सेकंड हो गया बेसमेंट सब्सटेंस, एंड थर्ड हो गया, या सेकंड इसको कर दो तो थर्ड इसको कर दो, बात बराबर है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है? इस टोटल थिकनेस, किसका टोटल थिकनेस? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का टोटल थिकनेस इज मच लेस देन ए मिलीमीटर। ऑप्शन में क्या था? मोर देन ए मिलीमीटर। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि थिकनेस होता है वो 1 मिलीमीटर से भी काफ़ी कम होता है, जबकि ऑप्शन में था कि थिकनेस जो है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का जो 3 लेयर का है उसका थिकनेस 1 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है, लेकिन नहीं, 1 मिलीमीटर से बहुत ही कम होता है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाली 6th हमने कर लिया। 7th, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड? व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा? डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। ओके,
तो देखो ऑक्सीजन, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन और CO2 दोनों का पूछता है, तो अभी हम ऑक्सीजन का ये कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो दो फॉर्म में जाता है। 97% ऑक्सीजन जो है वह आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो 97% ऑक्सीजन, 97% ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रेवल करता है हीमोग्लोबिन से कंबाइन करने के बाद। तो अब कितना बचा, 3%। ये 3% ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होके जाएगा, प्लाज्मा में जो वाटर होता है उसमें डिजॉल्व होके जाएगा, डिजॉल्व स्टेट में थ्रू द प्लाज्मा। तो ऑप्शन क्या हो गया, 3%। ये डाटा है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये डाटा कि 97% जो है वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में एंड 3% जो वो डिजॉल्व स्टेट के फॉर्म में। डिजॉल्व स्टेट के फॉर्म में थ्रू प्लाज्मा। नेक्स्ट, chemosensitive area situated adjacent to the respiratory center is highly sensitive to। तो नाम से पता चला कीमोसेंसिटिव। तो कीमोसेंसिटिव एरिया जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बगल में होता है, नज़दीक में होता है, वो हाईली सेंसिटिव होता है CO2 और हाइड्रोजन आयंस के प्रेजेंस, हाइड्रोजन आयन के चलते, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा तुम्हारा C, 7 का C। ये भी NCERT में है, मैं अभी दिखा दूंगा तुम्हें, देखो। This one, a chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center, rhythm मतलब respiratory rhythm center, which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ion। तब जो कीमोसेंसिटिव एरिया है वो किसके लिए सेंसिटिव है, CO2 और हाइड्रोजन आयंस के लिए सेंसिटिव है, इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमने अभी किया, कौन सा ऑप्शन, CO2 और हाइड्रोजन आयन, मत मिस दिस वन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस। approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs। अब यहाँ पर CO2 का ट्रांसपोर्टेशन पूछ रहा है कि CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे होता है। तो CO2 जो है वह 70% CO2 बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रैवल करता है। CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कार्बन डाइऑक्साइड का भी इंपॉर्टेंट है, 70% बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, 20 to 25%, जिसको हम लोग एवरेज 23% ले लेते हैं, वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके बना देता है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। तो एज कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रेवल करेगा। कितना, 20 to 25% या रफली 23%। कितना बचा लेफ्ट, सोचो, 70 हो गया इधर, 23 इधर हो गया, तो 93 हो गया, तो कितना बचा 7%। वो 7% जो है वो इन द डिजॉल्व फॉर्म में ट्रैवल करेगा, डिजॉल्व गैस मॉलिक्यूल के फॉर्म में ट्रैवल करेगा। तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ट्रैवल करेगा, यहाँ पे ट्रैवल करेगा एज बाइकार्बोनेट्स आयन। तो 8 का हो जाएगा आंसर A। 7% इसमें, 23%, रफली 23% इसमें, 20 to 25, 23 ले लेते हैं, 70% इस फॉर्म में, जो आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ द लंग्स इन मैमल्स आर जनरेटेड आर गवर्न्ड बाय। द वेंटिलेशन मूवमेंट मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। वेंटिलेशन मतलब हो गया ब्रीदिंग, मतलब ऑक्सीजन लेना और CO2 को छोड़ देना। तो उसमें लंग्स का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम लोग लंग्स के वॉल्यूम को डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। हम लोग किसका वॉल्यूम को ऑल्टर करते हैं, थोरेसिक कैविटी जिसमें लंग्स रहता है।
तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटेगा तो लंग्स का कैविटी घटेगा, उसके अनुसार से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है। तो उस वॉल्यूम को बढ़ाने घटाने में किसका इंपॉर्टेंट रोल है? इस दो का, डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स का। इसका हम लोग एनसीईआरटी में दिया हुआ डिटेल कि कैसे होता है। डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके चलते इसका वॉल्यूम बढ़ता है तो इंस्पिरेशन होता है, और डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स का रिलैक्सेशन होता है जिसके चलते इसका वॉल्यूम घटता है तो एक्सप्रेशन होता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा दोनों, बी एंड सी, ये और ये सही है। नेक्स्ट, when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen, it is called, यह जो हम लोग इस तरह से निकालते हैं, ये वाली देखिए ये है आंसर यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन एसोसिएशन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कौन सा बोलते हैं? तो देखो ये वाली, ये when percentage saturation of देखो when percentage saturation of hemoglobin with oxygen, तो percentage saturation of hemoglobin with oxygen यहाँ दिया हुआ है। इसका हम प्लॉटिंग करते हैं, ग्राफ निकालते हैं किसके साथ में? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे। तो इसका कर्व कैसा आता है? इसको क्या बोलते हैं? ये लिखा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और इसमें जो कर्व आता है उसका शेप कैसा होता है? ए सिग्मोइड कर्व। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाली, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब इसका हम लोग कर्व निकालते हैं तो वो एस टाइप का, एस टाइप का कर्व आता है, इसको हम लोग बोलते हैं एस शेप कर्व मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। जिसका कर्व हमें कैसा मिलता है? सिग्मोइड कर्व मिलता है। ओके, तो हमने देखा ये कि इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या था, इससे क्या क्या निकल रहा है। तो इस तरह से इसको रिवीजन कर लेना और थोड़ा सा 1-2 बार 3 बार वीडियो को देखना और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और साथ साथ जो इससे रिलेटेड ऑप्शन है इस पर भी थोड़ा हमने एक्सप्लेन किया इसको। तो इसमें ऑक्सीजन का और CO2 का ट्रांसपोर्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिंग पार्ट, एक्सचेंज पार्ट वो इंपॉर्टेंट है। एक और होता है तुम्हारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, कीमोसेंसिटिव एरिया और स्ट्रेस रिसेप्टर। तो 4 तुम्हारा यहाँ पे दिया है, उसको भी देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये वाली रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में, जिसमें तुमको हाईलाइट कर दे रहा हूँ ये वाली। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, मेडुला रीजन्स में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये दिस वन। तो फर्स्ट पॉइंट दिस वन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में जो नॉर्मल क्या करता है, वो रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन रखता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर, सेकंड पॉइंट जो पॉन्स में होगा, पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, मतलब पॉन्स ब्रेन का जो पॉन्स रीजन है इसमें ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर रहेगा। ये सेंटर क्या करता है कि जब हम लोग को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जैसे मान लो हम लोग साइकिलिंग कर रहे हैं तो हम लोग जल्दी में ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो वो क्या करेगा, मतलब एक्सरसाइज के समय में रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर में क्या करेगा, ध्यान देना है कि केवल इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को घटाता है, एक्सप्रेशन को टच नहीं करता है। अपने आप इंस्पिरेशन अगर घटेगा तो एक्सप्रेशन का भी वैसे ही रेट हो जाएगा, मतलब जल्दी हम लोग सांस लेंगे छोड़ेंगे। जो रेस्पिरेटरी रेट है हमारा वो 12 to 16 टाइम है, लेकिन जब हम लोग साइकिलिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, डिपेंडिंग ऑन द हम किस तरह का फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर हम लोग मीडियम कर रहे हैं, रेस्ट में है, तो 12 to 16 टाइम, थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे हम लोग ब्रिज वॉक कर रहे हैं, थोड़ा तेज़ी से चल रहे हैं, तो 20 टाइम्स हो जाएगा। साइकिलिंग कर रहे हैं तो और बढ़ जाएगा, दौड़ रहे हैं तो और बढ़ जाएगा, हो सकता है 30 टाइम्स हो जाए पर मिनट। तो उसमें वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन रेट को घटा देगा। ये वाली सेकंड पॉइंट होगी। थर्ड पॉइंट है तुम्हारा कीमोसेंसिटिव एरिया वाला, जो हमने डिस्कस कर लिया है। एंड फोर्थ पॉइंट होता है रिसेप्टर, रिसेप्टर जो एरोटिक आर्च, जो हार्ट से आर्च निकलता है, कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पे होता है ये रिसेप्टर। ये भी CO2 और H+ को कंसंट्रेशन को रिकॉग्नाइज करता है और नेसेसरी सिग्नल भेजता है ब्रेन के रिदम सेंटर में फॉर द रेमेडियल एक्शंस, कि तुम अब कुछ ये करो। ऑक्सीजन का रोल
रेस्पिरेटरी रिदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहीं पूछा है कि रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, मतलब ऑक्सीजन का रोल नहीं के बराबर है रेस्पिरेटरी रिदम में। CO2 का ही ज़्यादा रोल है रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करने में, ऑक्सीजन का रोल नहीं के बराबर। तो याद रखना ऑक्सीजन का रोल रेस्पिरेटरी रिदम में क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है। यह क्वेश्चन 2-3 बार ऑलरेडी नीट में आ चुका है, रोल ऑफ ऑक्सीजन और रोल ऑफ CO2। तो CO2 का रोल होता है, ऑक्सीजन का रोल रेस्पिरेटरी रिदम में नहीं है। ओके, तो मैंने देख लिया, अभी और सेकंड वीडियो में डालूंगा तो और इसका कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा इसके साथ में। पार्ट 2 में और कुछ क्वेश्चन डालूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर इसमें और इसको देखना, दोनों वीडियो देखोगे तो तुम्हारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट आई होप कि हो जाना चाहिए। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक और है, ये CO2H+ का कंसंट्रेशन जो था उसके चलते नेसेसरी सिग्नल जाता है रिदम सेंटर में। फॉर द रिमेडिएशन हमने बता चुका है। तो CO2 का रोल ज़्यादा है H+ का, ऑक्सीजन का रोल इनसिग्निफिकेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑक्सीजन का रोल इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, सी यू नेक्स्ट टाइम।